बहुत सारी चीजों को जो हम लोग एक अभ्यास के तौर पर अभी लेंगे, जैसे थोड़ा सा मैं आपका एक ब्रीफ कर दूं, 2-1 मिनट में बता दूं कि गवर्नेंस के पेपर को आप देखेंगे तो शासन जो शब्द है, जो शासन है, कई लोगों को अगर आज जुड़ रहे हैं, नए हैं, तो उनके लिए ये ज्यादा फायदेमंद हो जाएगा और जो पुराने हैं उनके लिए भी उससे ज्यादा फायदेमंद है। फायदेमंद इस दृष्टि से कि कई लोग शासन और सरकार के बीच का एक अंतर नहीं समझ पाते हैं। दूसरी चीज है कि जो शासन है वो हर जगह पर एक अनुप्रयोग तो है, लेकिन कहां पर सरकार से कैसे डिफरेंशिएट करती है। तीसरी चीज है कि जब से सिविल सर्विसेज के पेपर में गुड गवर्नेंस का सिलेबस है या अन्य स्टेट सर्विसेज में पीसीएस के आए हैं, उसमें अभी स्टूडेंट ये पूरी तरह समझ नहीं पाता। जैसे आप एथिक्स के बारे में मैं आपको बोल सकता हूँ कि एथिक्स को लेकर के भी ये थोड़ा कंफ्यूजन हो सकता है कि साइकोलॉजिकल ज्यादा है कि फिलोसॉफिकल ज्यादा है कि पॉलिटिकल ज्यादा है कि एडमिनिस्ट्रेटिव ज्यादा है। आप देखेंगे कि इंटेग्रल अप्रोच है और आप इस बात को हमेशा गौर करके चलिए कि जब भी कंपटीशन, जैसे कहा जाए कि आप दिल्ली जाएंगे तो दिल्ली में लाल किला मिलेगा, लेकिन हैदराबाद जाएंगे तो लाल किला नहीं मिलेगा। वैसे ही जब गवर्नेंस पढ़ते हैं तो गवर्नेंस के आवरण मिलेंगे, गवर्नेंस के इर्द गिर्द की चीजें मिलेंगी। एग्जाम्पल के तौर पे कि जब आप एथिक्स में जाते हैं तो एथिक्स साइकोलॉजी से, फिलॉसफी से, एडमिनिस्ट्रेशन से, जैसे कोड ऑफ कंडक्ट वगैरह, और आपके जीवन में जो एक अभिभूत अवधारणा है जीवन दर्शन का, वो सबसे एक सम्मिश्रण है। तो आप ये ना सोचा करें, देखिए गांधी जी को अगर आप अध्ययन करेंगे तो बहुत अच्छा पाएंगे कि गांधी जी क्या थे। तो गांधी जी सब कुछ थे। एक व्यक्ति के भीतर जैसे पूरे शरीर संरचना में उंगली से लेकर के बाल तक के बीच में आप जाके पता करें तो मोटी मोटी किताबें लिखी जा चुकी हैं शरीर के जो पेट है, किडनी है, नाक है, कान है, लीवर है, फलाना है, इनका पूरा जाके देखें तो पूरा साहित्य भरा हुआ है। लेकिन आफ्टर ऑल है क्या? एक शरीर। ठीक उसी प्रकार शासन में, शासन एक शरीर है। इस शरीर के भीतर कई अंग हैं। इस अंग के भीतर कई नर्वस सिस्टम काम करते हैं। जैसे रुधिर में देखेंगे वो तो खून है, लेकिन उसमें ये प्लेटलेट मिलेगा, प्लाज्मा मिलेगा, बहुत सारे चीजों का जो कोलैबोरेशन है वो जिस तरीके से बॉडी को बनाता है, उसी तरीके से गवर्नेंस इज अ होल सोल बॉडी इन इंडिया और अदर कंट्रीज। इसीलिए कहा जाता है भू राजनीतिक क्षेत्र। किसी भी भू राजनीतिक क्षेत्र में आप जाएंगे, किसी भी भू राजनीतिक क्षेत्र में जाएंगे तो उसका अपना एक गवर्नेंस मिलेगा। पाकिस्तान का अपना गवर्नेंस, इंग्लैंड का अपना, अमेरिका का अपना, इंडिया का अपना, और ये अपने भू राजनीतिक क्षेत्र में काम करता है। और हर किसी के पास अपना एक शरीर है, यानी कि अपना एक गवर्नेंस। उसके भीतर आप देखेंगे, जैसे आप सरकार और मैंने कहा शासन में डिफरेंस की बात कही, जब भी आप देखेंगे कि जैसे मैंने कहा कि आपके घर का काम काज कैसा चल रहा है, आपका राज कैसा है। कोई आदमी फार्म हाउस में अपना राज चलाता है, अंबानी जियो में चलाते हैं, टाटा साहब अपनी कंपनी में चलाते हैं, प्रयास आईएएस का मैं डायरेक्टर हूं, अपने अपने इंस्टीट्यूशंस में चलाता हूं, आपके पिताजी आपके घर में राजकाज चलाते हैं। शासन हर जगह उपलब्ध है और शासन का मतलब होता है परिचालन। इसीलिए जब कुबेर नाव, यूनानी भाषा में शासन पहली बार आया तो उसको कुबेर नाव को जब आगे लेके लैटिन भाषा में गए, इसका सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि प्लेटो ने इस्तेमाल किया था शासन शब्द का। उन्होंने एक प्रकार से उनकी दिमाग की कह लीजिए उपज थी वो, प्लेटो के दिमाग की उपज शासन था, यानी संकेत वहीं से मिला। और जब ये लैटिन भाषा में गया और फिर अन्य भाषाओं में गया तो शासन, जैसे अकबर का शासन, अशोक महान का शासन, ऐसे शासन की पूरी एक पद्धति है। अब जैसे आजकल मोदी जी का शासन, तो शासन की जो पूरी व्यवस्था में जाएंगे, जैसे मैंने अभी शरीर तक की बात किया था, तो शासन क्या है? तो शासन संचालन की एक प्रक्रिया है, शासन राजकाज करने की एक धारणा है, और शासन कहीं भी हो सकता है। जैसे मैंने बताया कि शासन निजी भी हो सकता है और सरकारी भी हो सकता है। एक पिता जब अपने घर पर अपने बच्चों को शासित करता है, कहां घूम रहे हो, पढ़ते क्यों नहीं हो,
तुम कहां जा रहे हो, नहीं जाओगे। जैसे प्रधानमंत्री ने कह दिया ना, लॉकडाउन है, कोई बाहर नहीं निकलेगा, कह दिया ना उन्होंने, तो सब लोग घर में हैं। वैसे आपके पिताजी बोले कि खबरदार, अगर घर पे गया, मौसी के यहाँ गया, बुआ के यहाँ नहीं जाएगा, तो ये क्यों नहीं गए आप? क्योंकि आपके पिता का शासन आपके ऊपर है। आप समझ गए हैं बात को? सर देखिए, शासन में, शासन क्या है, सरकार क्या है, शासन और सरकार क्या है, ये तीन डिफरेंसेस के साथ आपको जब आगे हम बढ़ेंगे तो आपको आगे देखिए, जब तक बात को गौर करिएगा कि आप किसी भी संरचना को देखकर ही प्रभावित होते हैं। जैसे किसी कॉलेज की बिल्डिंग को देखते कहते हैं कॉलेज बहुत बड़ा है, किसी का मकान देखते कहते हैं ये बहुत बड़ा है, ऐसा सोचते हैं ना। इस सोच के पीछे लेकिन अंदर क्या हो रहा है, अंदर तो जब जाएंगे तब पता चलेगा। तो पहले तो देख तो लो भाई कि किसका मकान है, किसका दुकान है, फिर अंदर घुसेंगे। अभी शासन देख लो, फिर अंदर घुसेंगे। अंदर घुसेंगे तो बहुत सारी चीज मिलेगी, इसकी क्षमता मिलेगी, दक्षता मिलेगी, डायमेंशन मिलेंगे, फैक्ट मिलेंगे, सिग्निफिकेंस मिलेंगे, इंपॉर्टेंस मिलेंगे, इसकी रिलेवेंस मिलेंगे, और इसके अंदर जितने भी भूचाल आते हैं, ईपी सेंटर, सब मिलेंगे। इसीलिए जब प्रधानमंत्री कहते हैं कि आज रात 12 बजे से संपूर्ण देश में लॉकडाउन किया जाएगा, तो सवेरे उठ के आप सड़क पे नहीं दिखाई देते। दैट इज अ गवर्नेंस। बट गवर्नेंस एंड गवर्नमेंट, कल भी हमने कहा था कि जो आपकी पावर है, जो आपकी पॉलिसी, यानी पावर प्लस पॉलिसी इज इक्वल टू गवर्नेंस। जो गवर्नेंस बनाती, जो गवर्नेंस डिसीजन यानी पॉलिसी किसके पास, आप अगर जाएंगे तो पॉलिसी पार्लियामेंट के पास होती है। इंप्लीमेंटेशन किसके पास होता है, इंप्लीमेंटेशन गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के पास होती है। तो क्या है पॉलिसी, क्या है गवर्नेंस, और इंप्लीमेंट जो करे वो गवर्नमेंट। जो पॉलिसी, जिसके पास पॉलिसी होती है वो गवर्नेंस होता है, उसके पास गवर्नेंस। जैसे आपके पिताजी ने कहा कि अपने मौसी के यहां नहीं जाएगा, उनके पास मौसी के यहां नहीं जाने की पॉलिसी है, और मौसी के यहां आपको नहीं जाना है। इंप्लीमेंटेशन, वो इंप्लीमेंट भी कराएंगे, साम दाम दंड भेद। मोदी साहब ने कहा लॉकडाउन में कोई बाहर नहीं जाएगा, जो बाहर निकलेगा पुलिस वाले जानते हैं क्या कर रहे हैं, कहीं आरती उतार रहे हैं तो कहीं डंडे से मार रहे हैं। तो गवर्नेंस, जो गवर्नमेंट होती वो इंप्लीमेंटेड बॉडी होती। पार्लियामेंट जिसको चुनते हैं, पार्लियामेंट के पास पॉलिसी है, और पार्लियामेंट से निकली हुई गवर्नमेंट के पास इंप्लीमेंटेशन, उसी पॉलिसी को लागू करना। इसीलिए विधियों का निर्माण के लिए सरकारों को विधानमंडल में या संसद में जाना होता है। बिना आरक्षण का बिल लाए, बिना मिस थपथपाए गवर्नमेंट आरक्षण नहीं दे सकती। गवर्नमेंट आरक्षण नहीं दे सकती। गवर्नमेंट आरक्षण देने के लिए ले जाती है जनता में, और जनता का सदन है संसद। जब भी लोकसभा, राज्यसभा यानी संसद, एक राज्य का नेतृत्व है, एक जनता का। भारत राज्यों का संघ है, आर्टिकल 1 में पढ़े हैं। उस संघ का एक राष्ट्रपति होगा, आर्टिकल 52 में पढ़ते हैं। वह राष्ट्रपति मंत्रिपरिषद की सिफारिश पे काम करेगा, आर्टिकल 74 में पढ़ते हैं। ये एक विधि सम्मत और एक संविधान सम्मत एक नियमावली है। इस अवधारणा के अंदर का शासन, इसीलिए कहा जाता है कि शासन के पास, जैसे मोदी साहब जो है ना 2014 में जब प्राइम मिनिस्टर नहीं थे, तब भी उनके पास कई सोच रही होगी, तब भी तो कुछ सोचते रहे होंगे भाई। 2013-12 में भी तो सोचते होंगे कि देश में ये होना चाहिए, लेकिन लागू करा पाए क्या? नहीं लागू करा पाए। लेकिन जब वो 2014 में प्राइम मिनिस्टर बन गए तो लागू करने लगे कि नहीं? क्यों लागू करने लगे? पहले उनके पॉलिसी तो उनके दिमाग में होती थी, लेकिन शक्ति नहीं थी। गवर्नेंस चलता है शक्ति और पॉलिसी से।
आपके दिमाग में बहुत सारी बात है कि हम एसडीएम बनेंगे तो ये करेंगे, कलेक्टर बनेंगे तो ये करेंगे, आप टटोल के देखिए आपके मन में होगा, लेकिन आप कुछ कर पाएंगे क्या? एक बिना हेलमेट वाले का चालान तो काट नहीं सकते आप अभी नहीं कर सकते, बट पॉलिसी तो है ना। लेकिन जब आप सेलेक्ट हो जाएंगे, यूपीएससी पीएससी आपको सेलेक्ट कर देगा, कार्मिक आपको नियुक्ति पत्र भेज देगा, और आप जब ज्वाइन कर लेंगे हंडिया में, फूलपुर में, कहीं यहां वहां, जहां तहसील में डिप्टी कलेक्टर, नहीं इलाहाबाद ग्वालियर, कहीं लखनऊ में डीएम, फिर देखिए जो आज बैठ के पॉलिसी बनाए उसको कैसे लागू, क्योंकि लागू करने की ताकत हो जाए, और ताकत जनता के तंत्र में जनता की ताकत होती है। इसीलिए सरकारें जब किसी की नियुक्ति करती हैं तो उसमें भी जनता की ही ताकत होती है। इसलिए जनतंत्र, यानी जिसने भी नियुक्त किया उसके अंदर जनता का ही तंत्र है। यहां कुछ भी वंशानुगत नहीं है, करिश्मेटिक नहीं है, ओनली लीगल, ओनली एंड ओनली लीगल अथॉरिटी। बस थोड़ा सा मैं फ्लेवर में आ रहा हूं, थोड़ा ऊर्जा भर लीजिए अंदर। ताकत बड़ी अच्छी चीज होती है। आजकल कोरोना वायरस से लड़ने के लिए इम्यूनिटी की बड़ी बातें हो रही हैं, और सिविल सर्विसेज से पीसीएस की परीक्षा के लिए ये नॉलेज रूपी इम्यूनिटी जो है जितनी स्ट्रांग होगी, और फिर उसके बाद डिस्क्रिप्शन पावर, राइटिंग जितनी स्ट्रांग होगी, काम उतना आसान होगा। अब देखिए, शासन का कोई सीधा सवाल, आप यूपीएससी का पेपर खंगालिए, उत्तर प्रदेश का कल मैं बताया था एक क्वेश्चन ई गवर्नेंस का था, सीधा सवाल नहीं पूछता है कि शासन क्या है, इसकी प्रमुखता बताइए, महत्ता बताइए, विशेषता बताइए। जैसे कोई आदमी जब पूछता है कि आपकी तबीयत कैसी है, तो आप कहते हैं कि आज मेरे पैर में दर्द है, या कहते हैं थोड़ा बुखार है, या कहते हैं कोई नहीं भाई सब ठीक है। वो आपको समूचा देख रहा है फिर भी पूछ रहा है तबीयत कैसी है, क्योंकि जैसा आप दिख रहे हैं असल में वैसे हैं कि नहीं। शासन जैसा दिख रहा असल में वैसा होता है कि नहीं, ये जब तक उसके अंदर नहीं जाएंगे नहीं पता। तो अंदर कैसे जाते हैं? प्रशासन के माध्यम से। गौर करना बच्चा, आप सभी लोग बात को गौर करके सुनो। मैं थोड़ा बोर्ड पे भी आता हूं, अगर दिख सके तो समझ लेना, और ना दिख सके तब भी समझ लेना। समझना दोनों परिस्थिति में है आपको, ओके? समझने का काम दोनों परिस्थिति में करना है। अगर आपको दिख रहा है तब भी हो सकता है कम दिखे। आजकल जानते हैं लॉकडाउन में कोई बाजार तो जा नहीं पाता है, दुकानें खुली नहीं है। 2 मार्कर हमने बहुत मुश्किल से खोजा है घर के भीतर, ये मिले हैं, देखता हूं चला के, कुछ उम्मीद है चलेगा, और चलेगा तो दिखेगा कि नहीं ये। तो मैं आपको शासन के अंदर क्या है, अब हम चल रहे हैं शासन के अंदर, फिर उसके बाद आपको थोड़ा नोट कराएंगे, कुछ लिखाएंगे, फिर प्रश्न लिखाएंगे। उसके बाद जब 11:30 बज जाएगा तब 15 मिनट के लिए हम आपके फीडबैक लेंगे। कोई प्रॉब्लम है आप मुझसे पूछ सकते हैं। 11:15 बजे ये क्लास एंड करेंगे, तब इंडियन पॉलिटी के संजय सर इसमें उपस्थित होंगे। अब ये गांठ बांध के बैठिए और सोइएगा मत वो वीडियो बंद करके, ऑडियो ऑन वीडियो ऑफ। नो, बिल्कुल आपकी दी गई ऊर्जा बराबर ली गई ऊर्जा, नेवर ली गई ऊर्जा बराबर दी गई ऊर्जा। उधर से आपकी पढ़ाई का मन मुझे पता चल रहा है, और इधर से मेरा पढ़ाने का मन ज्यादा हो जाएगा अगर आप उधर ठीक से काम करेंगे। मैं पुराना मास्टर हूं, नस नस जानता हूं विद्यार्थियों का। अब चलते हैं इधर शासन के भीतर क्या है। देखिए, अगर आपको दिख रहा हो तो थोड़ा समझिएगा, देखते हैं लिख करके। अगर मैंने शासन लिखा, गवर्नेंस, मुझे लग रहा है दिख नहीं रहा होगा, पक्का नहीं दिख रहा होगा, कोई बात नहीं। अगर हमने शासन, यानी कि अगर हमने शासन लिखा, हो सकता है आप लोगों को दिख रहा, मुझे तो लग रहा है नहीं दिख रहा है। अगर आप शासन है, देखिए इसमें गौर करिए, सुनते रहिए, छोड़िए बोर्ड बार्ड। कहते ना कि रास्ते दिलकश बनाओ यार, फिर तो सर पर दौड़ेंगे, चुप रुको। शासन है, शासन के आगे प्रशासन, शासन प्रशासन, जब शासन फिर प्रशासन, ध्यान रखना, शासन के ठीक आगे प्रशासन लिखो
तो प्रा की बढ़ोतरी होती है, बाकी होता उसमें भी शासन है। अगर मोदी जी का शासन है, प्रधानमंत्री गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का शासन है, तो फिर प्रशासन क्या है? गौर करना, अभी समझा रहे हैं। शासन के आगे प्रशासन, प्रशासन के आगे सुशासन, गवर्नेंस, एडमिनिस्ट्रेशन, गुड गवर्नेंस, गुड सुशासन के आगे ई शासन। 4 शासन बताया। अब इसको एलोबरेट करना है, और एलोबरेट करें तो सरकारी प्रशासन, निजी प्रशासन, प्रशासन में सरकारी यानी पब्लिक सेक्टर एंड प्राइवेट सेक्टर, ये सब मैं हाथ पैर पे जा रहा हूं, अब शरीर पे नहीं, अब निकल गया आगे उसके। शासन, देखिए हमारे पास एक शासन है, किसका? जनता का। क्या अब जनता का शासन कैसे? एक बड़ा समूह जनता पर शासन करता है, और वो बड़ा समूह जनता के प्रतिनिधि जो चुन के आते हैं उसमें 272 प्लस होते हैं, और वो 272 प्लस कहां होते हैं? पार्लियामेंट में, लोकसभा में, और उन्हीं में से 15% लोग निकलते हैं जो सरकार कहलाते हैं। गौर करना, उन्हीं लोकसभा में से 15% निकलते हैं जो सरकार कहलाते हैं, और सरकार कोई भी काम बिना उन 272 प्लस से पूछे करती नहीं है। तो सरकार और शासन का अंतर समझ लेना यहां पे। शासन हमारी पार्लियामेंट है, पार्लियामेंट के परमिशन के बगैर, लेकिन जो पार्लियामेंट के परमिशन के बगैर सरकार पत्ता भी नहीं खा सकती। समझ रहे हैं? संविधान पढ़िए। लेकिन हमारे यहां फेडरल कल्चर, जैसा कि अमेरिका में कांग्रेस और सीनेट से अलग ट्रंप की सरकार नहीं, जैसे ट्रंप की सरकार सीनेट और कांग्रेस से अलग है, हमारे यहां ऐसा नहीं है। जो उनका कांग्रेस है वही हमारी लोकसभा है। उनकी कांग्रेस के प्रति यानी ट्रंप कांग्रेस के प्रति उत्तरदायी नहीं है, लेकिन हमारे यहां की सरकार लोकसभा के प्रति उत्तरदायी है, क्योंकि हमारा लोकतंत्र में जो फेडरल एंड यूनियन कल्चर के एस्पेक्ट में, इसमें ज्यादा लफड़े में हम नहीं जा रहे हैं। हमारा ये कहना, हम संसदीय प्रणाली व अध्यक्षीय प्रणाली, संसदीय प्रणाली में, इंग्लैंड में भी ऐसा ही, संसदीय प्रणाली में संसद हमेशा लोकसभा, सरकार हमेशा लोकसभा के प्रति उत्तरदायी होती है। आपने कभी सुना, कभी आप मुझे बताइए, संविधान में लिखा हो, कहीं भी लिखा हो, कहीं पढ़े हो, कोई टीचर बताया, खुद से सोचा हो कि शासन संसद के प्रति उत्तरदायी होती? कभी सुने हैं क्या कि शासन संसद के प्रति उत्तरदायी, लोकसभा के प्रति, शासन लोकसभा के प्रति उत्तरदायी होती? संविधान में तो सरकार लिखा है कि सरकार, गवर्नमेंट लोकसभा के प्रति उत्तरदायी। मंत्रिपरिषद लोकसभा, वही मंत्रिपरिषद है सरकार, मंत्रिपरिषद लोकसभा के प्रति उत्तरदायी है। कहीं नहीं लिखा है कि गवर्नेंस लोकसभा के प्रति उत्तरदायी है, क्योंकि गवर्नेंस कौन है? जनता। जनता कहां है? लोकसभा में। तो लोकसभा गवर्नेंस है यार, गवर्नेंस लोकसभा है। तो आप कह सकते हैं गवर्नमेंट डिपेंड्स ऑन गवर्नेंस, गवर्नमेंट डिपेंड्स ऑन गवर्नेंस। जनता के शासन में हमारे प्रतिनिधि लोकसभा में बैठे हैं, जिनको बटन लगा के हम लोगों ने भेजा, और वो चूंकि 272 प्लस ऐसा है हमारे यहां, संविधान में लिखा है 272 प्लस, तो जब वो 272 प्लस कोई पा जाता है तो वो अपना सत्ता करता, वो सब पे शासन करता है, पूरे देश पे शासन करता है। इसीलिए वो डायसी ने कहा है ना कि जो बड़ा होगा वो देश पे शासन करेगा, मेजॉरिटी वाला शासन करेगा। शासन के अंदर प्रशासन। अब चूंकि देख लेना, फिर यहां बेटा गौर करना, हमारे यहां क्या है ना, पार्लियामेंट्री सिस्टम में हम शासन में से ही सरकार निकाले। मोदी साहब जब बनारस के पार्लियामेंटियन होते हैं ना, तो जनता के प्रतिनिधि, और जनता का प्रतिनिधि कहां है? लोकसभा।
तो लोकसभा से बिना पूछे तो सरकार कुछ करेगी नहीं, बहुमत तो वही सिद्ध करना है ना भाई। 1 रुपया भी खर्च करना है तो उससे पूछना है। तो शासन तो उस पे चल रहा है। जैसे आप अपने पिताजी से 500 रुपया मांगते हैं और 500 रुपया आप बिना उनसे मांगे उनके जेब से निकाल लीजिए, ऐसा हो सकता है क्या? नहीं हो सकता। अगर हो भी का आप निकालने भी जाएंगे तो पहले कहेंगे मुझे 500 चाहिए, मैं आपकी जेब से निकाल रहा हूं। तो संचित निधि से मैं जा रहा हूं निकालने और मुझे परमिशन दो। जैसे घर की शासन वैसे देश का शासन, कुछ मिलता जुलता समझ लो इसको। उसके जैसे हमारी सरकार जो प्रधानमंत्री जी हैं वो बनारस के, वाराणसी के क्या है, लोकसभा के मेंबर। लेकिन उसी लोकसभा के लोगों में से 15% सरकार में आ सकते हैं। तो वो चूंकि वो बड़ा दल थे तो वो सब सरकार में आ गए, वो हो गए सरकार। तो फिर शासन पीछे छूट गया। जैसे शासन और हम फिर प्रशासन बता रहे हैं। इस सुप्रीम कोर्ट ने, गौर कर लेना मेरी इस बात को, सुप्रीम कोर्ट ने 10-12 साल पहले की बात है, उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री भी प्रशासक होता है। एडमिनिस्ट्रेशन, एडमिनिस्ट्रेशन, शासन, प्रशासन। शासन का मतलब होता है पॉलिसी मेकर, पॉलिसी देने वाला। ओके, शासन कौन है? शासक कौन है? जिसके पास पॉलिसी है। अकबर के टाइम में जो शासक होते थे वही पॉलिसी मेकर, वही एग्जीक्यूटर, वही जुडिशरी सब थे। हम यहां पर बता रहे हैं हमारे यहां क्या हुआ, आर्टिकल 50 में जाके पढ़िएगा, कार्यपालिका न्यायपालिका को अलग किया गया। हमारे यहाँ जो एक स्ट्रक्चर है वो लेजिस्लेटिव, एग्जीक्यूटिव एंड जुडिशरी का है, स्ट्रक्चर बनाए गए हैं। लेकिन हमारा व्यवस्थापिका और कार्यपालिका एक ही में होता है, उसको उसी में से निकला हुआ है। व्यवस्थापिका यानी लोकसभा में से सरकार मीन्स उसके प्रति उत्तरदायी है, 15% उसका होता है, बनते राज्यसभा लोकसभा, संसद से सरकार बनती है। और वो सरकार किसके प्रति? लोकसभा के प्रति। और लोकसभा किसको चुना है? किसने? जनता ने। जनता चुनती अपने शासकों को। तो हर मेंबर ऑफ पार्लियामेंट को हम चुनकर उनको शासक बनाते हैं। वो सवाल पूछते हैं, वो सरकार का कान खींचते हैं, वो सरकार का हाथ मरोड़ते हैं, गलत पर आवाज उठाते हैं, विरोध करते हैं। सरकार के भीतर अगर मंत्री को कोई बात पसंद नहीं आई वो भी विरोध करता है, क्योंकि आफ्टर ऑल वो भी कहीं ना कहीं पहले शासक बाद में सरकार है। आप समझ गए? पहले शासक, तो शासक के पास, शासन के गवर्नेंस के पास पॉलिसी है और सरकार एग्जीक्यूटर है। क्या डिफरेंस हुआ? शासन पॉलिसी का गोदाम है और सरकार एग्जीक्यूटर है। लेकिन पार्लियामेंट्री सिस्टम में शासन और सरकार एक ही व्यक्ति होता है, इसलिए कब वो पॉलिसी का गोदाम रहता है, कब इंप्लीमेंट कर देता है, आपको पता ही नहीं चलता। 24 मार्च को रात को 9 बजे जब प्रधानमंत्री जी टीवी पे आए तो उन्होंने कहा कि आज रात 12 बजे संपूर्ण देश में लॉकडाउन होने जा रहा है। वो देश के प्राइम मिनिस्टर के तौर पर बोल रहे थे, लेकिन वो प्राइम मिनिस्टर कहां से है? वो तो सरकार हैं। और उन्होंने इसको लागू किया। सरकार और शासन हमारे यहां सिर्फ और सिर्फ मोदी जी, भारत का शासन और भारत की सरकार मोदी जी चलाते हैं। पार्लियामेंट्री सिस्टम में जो शासन है वही सरकार है। इंग्लिश में गवर्नेंस, इंग्लिश में सरकार, गवर्नमेंट। वही हमारे यहां गवर्नमेंट भी है और गवर्नेंस भी है। इसलिए उनकी पॉलिसी किसके पास होती है? शासन के पास। एग्जीक्यूट कौन करता है? सरकार। तो चूंकि वही दोनों है तो पॉलिसी भी उन्हीं की, एग्जीक्यूटर भी वही, लेकिन एग्जीक्यूट कराते हैं। अब यहां गौर करिएगा। अब यहां मैंने आपको बता दिया शासन और सरकार एक है। अब बेटा अब इसमें झंझट में मत फंसो यार, ये क्लियर समझो इसको, अब मत बुलवाओ इस पे। ओके, शासन और सरकार अब आप एक मान लो इंडिया में।
अब मैं अगर कनाडा में चलूं, कनाडाई मॉडल में, पीस, दैट इज अ गुड गवर्नमेंट। जो सरकार शांति पर जोर दे, जो शासन शांति पे जोर दे, वही अच्छी सरकार है। कनाडाई मॉडल यही है, कनाडियन। पीस क्या है? जहां बीमारी ना हो, जहां बेरोजगारी ना हो, जहां लड़ाई ना हो, जहां पानी की समस्या, बिजली की समस्या, सड़क की समस्या, अस्पताल की, स्कूल की, कॉलेज की, विश्वविद्यालय, किसी भी तरीके की समस्या ना हो, तो वहां पीस होगा कि नहीं होगा? इस पीस को लाने के लिए किसकी ड्यूटी है? क्योंकि हमारे यहां शासन पॉलिसी देता है, सरकार उसको एग्जीक्यूट करती है। लेकिन क्योंकि शासन और सरकार एक है, तो सरकार ही पॉलिसी बनाती है और सरकार ही एग्जीक्यूट करती है। इसलिए आरक्षण देने के लिए, जैसे ईडब्ल्यू देखे होंगे, जनवरी में जब आरक्षण बिल आया था अगड़ी जाति का, और आगे अभी आप कोई भी अभी मोटर व्हीकल एक्ट का उदाहरण ले लीजिए, संशोधन हुआ था, तो पहले मोदी साहब वो ऐसे थपथपा रहे थे कि नहीं, थपथपा किस आधार पर जानते हैं? बनारस का मेंबर ऑफ पार्लियामेंट के कारण। और फिर बाद में लागू कर रहे थे, किस कारण? लागू भी वही कर रहे हैं और बना भी वही रहे हैं, क्योंकि हमारे यहाँ अलग अलग नहीं है ना शासन सरकार। तो हमारे यहाँ विधायिका कार्यपालिका अलग नहीं है, बस ऐसे से समझिए। तो उसमें क्या हुआ, लागू वही कर रहे हैं, तो वो सरकार के तौर पे लागू कराते हैं, शासन के तौर पे नहीं। शासन के तौर पे पॉलिसी मेकर होते हैं और एग्जीक्यूटर के तौर पर, गवर्नमेंट के तौर पर उसको लागू कराते हैं। लेकिन सरकार एक विशेषज्ञ इकाई नहीं होती। सरकार क्या है? एक विशेषज्ञ इकाई नहीं होती। गवर्नमेंट एक विशेषज्ञ इकाई नहीं है। हॉस्पिटल में वो इलाज नहीं कर सकती, इलाज करवाती है। पुल नहीं बनाती, पुल बनवाती है। विश्वविद्यालय में पढ़ाती नहीं है। जैसे शिक्षा मंत्री विश्वविद्यालय में पढ़ाने नहीं जाते, विश्वविद्यालय में कौन पढ़ाएगा इसकी व्यवस्था करा सकते हैं, विश्वविद्यालय कहां बनेगा इसकी व्यवस्था करा सकते हैं। तो गवर्नमेंट जो काम करवाती है, जैसे पुलिस से काम कराएगी, कलेक्टर से काम कराएगी, डॉक्टर से काम कराएगी, इंजीनियर से काम कराएगी, सबसे काम कराती है कि नहीं सरकार? काम करवाना भी काम करना है। इस शब्द को पकड़ के रखना, काम करवाना भी काम करना है। जैसे मैं आपको पढ़ा रहा हूं, आपको पढ़ने के लिए बोल रहा हूं, तो उतना ज्यादा तो हम भी पढ़ते जा रहे हैं। जितना हम बता रहे हैं उतना तो हम भी पढ़ रहे हैं। काम करवाना भी काम करना है। मैं एक छोटा सा एग्जांपल दूं, गांव देहात से बहुत सारे विद्यार्थी होंगे, जब ब्याह शादी पहले होते थे ना, तो पंगत में खाना खाते थे। ऐसे लोग जमीन पे बैठ जाते थे और दोना पत्तल दिए जाते थे, उसमें खाना खाते थे। हम भी गांव के हैं, इलाहाबाद के, तो हम भी गांव में देखे। तो उसमें एक आदमी देखे होंगे, बढ़िया से धोती कुर्ता पहने, पीछे से हाथ करके पूरे पंगत में घूमता है, ना पानी देता है, ना कचौड़ी देता है, ना पूरी देता, कुछ नहीं देता। वो कुछ भी नहीं करेगा, सिर्फ लोगों के पत्तल में देखेगा, किसी से बात कर लेगा, पूछ लेगा, चटनी पहुंचा, अचार पहुंचा, सब्जी पहुंची, कचौड़ी पहुंची, ऐसे करते देखते हुए जाता रहता है। वो करता कुछ नहीं है। लेकिन अगर पानी नहीं पहुंचा, ए बेटा, ए बबलू, जरा आओ, इनको पानी दे दो, ये करवाना भी काम करना है। और जो काम करता है या करवाता है, वही प्रशासक है। जो काम करता है, करवाता है, वही प्रशासक है। जब सरकार ने कहा लॉकडाउन है, तो सरकार ने लॉकडाउन को लागू कराया, मुख्यमंत्रियों से लागू कराया, मुख्यमंत्रियों ने जिला कलेक्टर से लागू कराया, पुलिस के अफसरों से लागू कराया, थानों से, चौकियों से, डॉक्टर्स उसको अस्पतालों में इलाज दे रहे हैं। सब कुछ हो रहा है कि नहीं हो रहा? आपने सुने हैं कि एम्स में मुख्यमंत्री जी गए इलाज करने? सुने कभी? या प्राइम मिनिस्टर एम्स में गए हैं कोरोना का इलाज करने? सुने कभी? नहीं सुने। वो काम करवा रहे हैं। और काम करवाता कौन है? जो काम करवाता है वो काम करता है, यानी काम करवाना भी काम करना है। और ये काम होता है प्रशासक का। तो सुप्रीम कोर्ट ने क्या कहा था कि प्रधानमंत्री भी प्रशासक है, जोड़ लीजिएगा। और गवर्नमेंट एग्जीक्यूटर होती है, प्रशासक के एग्जीक्यूटर होते हैं। डीएम जो होता है एग्जीक्यूटर होता है, प्लानर नहीं होता डीएम।
प्लानर हमेशा विधानमंडल होगी, प्लानर हमेशा संसद होगी। क्योंकि पार्लियामेंट्री सिस्टम में संसद और सरकार एक ही है, क्योंकि वहां पर शासन और सरकार एक ही है, इसलिए सरकार जो सोचती है एज ए पॉलिसी, वो उस समय शासन होती है, और जब उस पॉलिसी को लागू कराने जाती है तो सरकार हो जाती है। क्लियर? अगर मैं जहां पर मैं पढ़ा रहा हूं यहां से तो मैं टीचर हो गया, लेकिन अगर किसी सेमिनार में जाके मैं किसी बेंच पे बैठ जाऊं तो मैं वहां श्रोता हो जाता हूं। सरकार, क्योंकि मैंने फिर बार बार इसलिए बोल रहा हूं कि बात जितना जल्दी, जितना बढ़िया यहां समझे रहेंगे, मुझे आगे बड़ी मदद मिलेगी, नहीं तो आप इस गफलत में रह जाएंगे। क्योंकि सरकार पॉलिसी चाहिए उसको एग्जीक्यूट करने के लिए। मैं कई उदाहरण दिया पॉलिसीज का, जैसे आप ना इसको देखिए, क्या बोलते हैं, सिटीजनशिप एक्ट, जो शरणार्थियों को देने के लिए कहा, किसकी उपज है जरा बताइए? आफ्टर ऑल प्रधानमंत्री की, गृह मंत्री की या सरकार की उपज है, वो मंत्रिपरिषद के दिमाग की उपज है। लेकिन क्या मंत्रिपरिषद के दिमाग की उपज होने से ये जो सिटीजनशिप संशोधन का एक्ट है इंप्लीमेंट हो सकता है? नेवर, जब तक शासन की परमिशन नहीं मिलेगी, क्योंकि शासन विधि का स्टोर है और सरकार उन विधियों को लागू करती है। क्योंकि पार्लियामेंट्री सिस्टम है, इसलिए सरकारें जो सोचती हैं वो पार्लियामेंट में ले जाती हैं, 272 प्लस होते हैं, मेज थपथपा दिया जाता है, या 2/3 बहुमत या 2/3 बहुमत के साथ आधे राज्यों का, जैसी बिल की परिस्थिति होती है, इंप्लीमेंट करने का काम सरकार करती। सरकार एज एडमिनिस्ट्रेटर, पार्लियामेंट एट गवर्नेंस, एडमिनिस्ट्रेटर ऑब्लिक गवर्नमेंट। इसलिए शासन, प्रशासन, पहले पॉलिसी फिर एग्जीक्यूशन। लेकिन अब आया प्रशासन। प्रशासन के दो आयाम, प्रशासन के दो आयाम। पहला क्या है? पहला क्या है? पॉलिटिकल एग्जीक्यूटर। प्रशासन के दो आयाम, हमारे पास संसद के दो आयाम, लोकसभा, राज्यसभा, और सरकार के दो आयाम। यानी प्रशासन जो एडमिनिस्ट्रेटर है, एग्जीक्यूटर है। एग्जीक्यूटर मतलब, इसीलिए आप एग्जीक्यूटिव कहते हैं उसको, लेजिस्लेटिव, एग्जीक्यूटिव। एग्जीक्यूटिव मतलब कार्यकारी, कार्यकारी का मतलब प्रशासक। इसलिए गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, काउंसिल ऑफ मिनिस्ट्री, दैट इज एग्जीक्यूटर। एग्जीक्यूटर इट मींस एडमिनिस्ट्रेटर, क्योंकि एडमिनिस्ट्रेटर पॉलिसी को एग्जीक्यूट कराता है, इसलिए एग्जीक्यूटर। तो क्या हुआ इसमें? क्या हुआ? इसका सेगमेंटल एस्पेक्ट देखें, 2 डायमेंशन। जैसा मैंने बताया कि एग्जीक्यूटिव ऑफ जो मिनिस्ट्री, जो हमारी मिनिस्ट्री की काउंसिल ऑफ मिनिस्ट्री है, जो एग्जीक्यूटिव वो विशेषज्ञ नहीं है, तो वो क्या करते हैं? एक पॉलिटिकल एग्जीक्यूटर है, एक एडमिनिस्ट्रेटिव एग्जीक्यूटर। आप ग्रेजुएट हैं, पोस्ट ग्रेजुएट हैं, यूपीएससी को कार्मिक विभाग कहता है कि हमें 800 लोग चाहिए अलग अलग विभागों में, वैकेंसी निकाल देता है, जिसका अभी पेपर मई में होने वाला है, जिसका 20 अप्रैल को, स्टेट वाले भी यही करते हैं, जिसका मेंस होने वाला था टल गया, उसमें एक सिलेबस रख दिया, आप प्री दो, मेन दो, इंटरव्यू दो, जैसी मेरिट वगैरह होती है वैसे चयन होता है। और सरकार ने क्या किया? सरकार के पास डॉक्टर नहीं, सरकार के पास इंजीनियर नहीं है, सरकार के पास आईएएस नहीं है, पीसीएस नहीं है, तो संस्थाएं बनी हैं, उनको दे दिया जाता है। और संस्थाओं का निर्माण भी आर्टिकल 315 में जाएगा, मिल जाएंगे आपको, 320 में जाएंगे, इनके कार्य मिल जाएंगे, 323 में आर्टिकल में जाएंगे तो इनकी रिपोर्ट मिल जाएगी। ये सब चीजें व्यवस्थित हैं। तो वो क्या करते हैं? इनको देते हैं, फिर वो वैकेंसी यूपीएससी भर के कार्मिक को दे देता, लो साहब आपने जो मांगा था 700-800 लोग, हमने ये चयन कर लिया। फिर उसके बाद आपको नौकरी देती। तो आप तो पढ़े लिखे हैं ना, एम्स में डॉक्टर की भर्ती तो होती है ना, तो जो डॉक्टर एमबीबीएस वगैरह, एमएस वगैरह सब करके आते हैं, उनको भर्ती कर दिया, इलाज करिए। पुल बनाने वाले इंजीनियर का हमने नियुक्ति कर दिया, पुल बनाइए। आप जैसे पढ़े लिखे लोगों को आईएएस पीसीएस बना दिए, जय डीएम, एसडीएम, एसएसपी, कुछ बनिए, अपना करिए देश का काम। तो करते क्या है? आप पॉलिसी बनाते नहीं। जो पॉलिसी दी जाती है, लॉकडाउन की पॉलिसी सरकार ने दिया है, लागू उसको डीएम, एसएसपी और सारे एडमिनिस्ट्रेशन कर रहे हैं। और काम करवाना भी काम करना है, इसलिए मुख्यमंत्री हो या प्रधानमंत्री हो, सभी काम कर रहे हैं।
ओके, तो आप क्या करते हैं, आप पढ़े लिखे लोग ले, ये एडमिनिस्ट्रेटिव हो जाता है, ये पॉलिटिकल हो जाता है, और ये एग्जीक्यूटिव एस्पेक्ट का, ये दूसरा प्रशासक की शाखा, ये पॉलिटिकल एग्जीक्यूटिव है और ये एडमिनिस्ट्रेटिव लोग हैं। तो ये लोग क्या है, जैसे मंत्री सचिव संबंध सुने होंगे कि नहीं? मंत्री कौन है? मंत्री पॉलिटिकल एग्जीक्यूटिव, और सचिव वो तो यूपीएससी से है। एक चुनाव से आता है और एक चयन से आता है, एक का इलेक्शन होता है और एक का सिलेक्शन होता है। तो प्रशासन में इलेक्शन सिलेक्शन, एक चुन के आता है जनता से, और एक उन्हीं जनता के द्वारा नियुक्त की गई जो व्यवस्था बनाई गई, उसमें से 700-800 लोग जो यूपीएससी पीएससी में जहां भी, उनमें से आया हुआ लोग है। इसलिए अपर हैंड किसका रहता है? पॉलिटिकल एग्जीक्यूटिव का, क्योंकि उसने आपको बनाया, उसको जनता ने चुना, उसने आपका चयन करवाया, इसलिए ट्रांसफर है, फलाना है, ढिमका है, वो आपका करता है। लेकिन जो ये सरकार है, इसकी खबर पार्लियामेंट लेती है, यानी कि सरकार भी अगर 272 बहुमत ना हो, तो जाकर भी मध्य प्रदेश में जाके देखिए कमलनाथ की सरकार को, जनता खबर लेती है आफ्टर ऑल। इसीलिए जनता का काम सरकार बनाना, उस पर निगरानी रखना और उसको बदल देना। तो दो शाखाएं, यहां पर भी दो शाखाएं, सरकार में भी दो, एक इसको बोलते टेम्परेरी, इसको बोलते परमानेंट। टेम्परेरी जो पॉलिटिकल एग्जीक्यूटिव 5 साल में बदल जाते हैं, और जो परमानेंट होता है वो 60 साल तक रहता है। बस भैया वो लेन देन मत करना कि कहीं अटक उटक गए तब तो गई नौकरी, ईमानदारी से काम करोगे तब 60 साल, जैसे जन्मजात 60 साल नहीं मिला हुआ है, कोड ऑफ कंडक्ट है, नियम है, कायदे, उसका पालन करोगे तब। तो ये टेम्परेरी यानी कि 5 साल में, ये 60 साल में। ठीक हो गया? ये हो गया प्रशासन। ये दोनों प्रशासन है, प्रशासन आबलिक सरकार इज इक्वल टू एग्जीक्यूटिव, एग्जीक्यूटिव काउंसिल। आप कहते हैं लेजिस्लेटिव एग्जीक्यूटिव, हिंदी में बताइए क्या एग्जीक्यूटिव? कार्यकारी तो बोलते हैं। तो जो कार्य करता है वो प्रशासक है। अब उसके बाद आता है, जैसे हमने कहा, ये फिर आया सुशासन। ये सब शासन के अंदर घुसा हुआ है। मैंने बोला शासन एक शारीरिक संरचना है, कहीं दिल है, कहीं दिमाग है, हाथ है, पैर है, नाक है, कान है, ये सब आइटम हैं, तभी शरीर सही रहेगा। शरीर का कोई अंग गड़बड़ हुआ, अगर सचिव गड़बड़ हुआ, सरकार गड़बड़, शासन गड़बड़ हो जाएगा। अगर पुलिस ढीली हुई, शासन गड़बड़, डॉक्टर ढीले हुए, शासन गड़बड़, जो आपकी पॉलिसी, जो आपने उद्देश्य बनाया, सब गड़बड़। और आफ्टर ऑल बदनाम कौन होगा? किसको बदलते हैं? सरकार बदलते हैं कि पार्लियामेंट के मेंबर को बदलते हैं? आप पार्लियामेंट का मेंबर बदलते हैं, क्योंकि सरकार तो वहां से आती है ना भाई। ओके, मैं समझता हूं कि आप इस बात को समझ गए होंगे। नेक्स्ट फॉर्म में आता है सुशासन। आज अगर इसको सब समझ लेंगे ना, तो कुछ चीज अभी टाइम रहेगा तो नोट करा देंगे, और आपको क्वेश्चन लिखने की थोड़ी व्यवस्था बता देंगे। तो घर में जा करके ना, जो यहाँ पढ़े हैं उसको ड्राफ्टिंग करने की कोशिश करिए। यार इसमें कोई दम नहीं होता है, असल में क्या है, आधा तो दिमाग खराब है। ये नोट्स, वो किताब, वो फलाना, वो गाइड, वो ये हमें यार 200 शब्द में उत्तर तो लिखते नहीं हो ठीक से। अभी इसी लॉकडाउन पर कहूं एक टिप्पणी लिख दो। फर्स्ट जो लॉकडाउन था 21 दिन पर, उसके प्रभाव के पर टिप्पणी लिखिए, तो अगल बगल झांकने लगेंगे, कहानी बिष्टू बता देंगे फेसबुक पे। व्हाट्सएप पे तो बड़े बड़े दार्शनिक बनेंगे, जब एग्जाम में लिखने की बात आती तो कलम नहीं चलती है। आप लिखेंगे तभी सिलेक्ट होंगे, आप ज्ञाता बनेंगे तो सिलेक्ट नहीं होंगे। क्या नहीं पढ़ना है पहले समझ लीजिए, और फिर क्या पढ़ना है बाद में समझ लीजिए। आजकल तो खतरा यह है कि पहले खतरनाक लोगों से दूर रहिए और बाद में अच्छे लोगों के शरण में जाइए। पहले ही आप अच्छे लोग इतना ढूंढ लेते हैं कि वो सब आपके लिए खतरा बन जाते हैं। तो कृपया मन बुद्धि दिमाग को एकाग्रचित करके विषय संगत चीजों को लाइए। 200 शब्दों में अपना जवाब कहने की आदत डालिए। प्रश्न का संबोधन ही उत्तर है। उत्तर ऐसा हो जो प्रश्न को संबोधित करे, ताकि एग्जामिनर प्रसन्न हो,
आपको अंक दे और आपका चयन हो, और कोई कहानी है नहीं इसमें, तीसरा कोई मोड़ है नहीं। ठीक है, वो मोड़ ओड़ तो आप बनाए रहते हैं। 20 किताब गवर्नेंस की पढ़ लेंगे, गवर्नेंस समझ में नहीं आएगा। और किताब आप जाके खोलिए तो प्रधानमंत्री, राष्ट्रपति, पूरी राज्य व्यवस्था तो गवर्नेंस बना दी गई है। अरे यार, गवर्नेंस पूरी राज्य व्यवस्था कैसे हो सकती है? मूल अधिकार भी गवर्नेंस में डाल दो, नीति निर्देशक तत्व भी डाल दो, न्यायपालिका भी डाल, सब गवर्नेंस में डालो। उसमें सिलेबस में क्या लिखा है? सिर्फ लिखा है शासन, पारदर्शिता, उत्तरदायित्व, फिर ई शासन की 3-4 बातें लिखा है, फिर डेमोक्रेसी, रोल ऑफ सिविल सर्विसेज एंड डेमोक्रेसी, लोकतंत्र में सिविल सेवा की भूमिका। जो प्रशासन बताया, मंत्री के साथ सचिव बताया, जो डीएम बताया, यही सब तो है ना लोक सेवक। इनकी क्या भूमिका होती है? ये सब एग्जीक्यूटिव के क्या रोल है हमारी सोसाइटी में? ब्यूरोक्रेसी में तो यही है नौकरशाह ना। 1920 के सामाजिक आर्थिक प्रशासन में मैक्स वेबर ने क्या लिखा? ये एक खूंखार शब्द है। एक जमाना था जब ब्यूरोक्रेसी से लोग डरते थे, पुलिस, दरोगा, सिपाही, डीएम, एसडीएम से लोग डरते नहीं थे। ये बनना कितनी बड़ी ताकत की बात थी, आज भी ताकत की बात है, लेकिन डर जैसी कोई चीज रही नहीं रही। क्यों नहीं रही? क्योंकि डेमोक्रेसी में इनका जो रोल था क्यों बदला? क्योंकि डेमोक्रेसी बदल गई, आप बदल गए। सबके घर में तो पढ़े लिखे एमए, पीए, कलेक्टर, डीएम, पुलिस, दरोगा, सिपाही, मास्टर सब तो हैं। तो डेमोक्रेसी हमारी बदली, लिटरेसी बदली, सोच बदली, चेतना बदली, जागरूकता बदली, प्रशासन बदल गया। वारेन पेनिस ने 1965 में क्या कहा था? आने वाले 30 वर्षों में ब्यूरोक्रेसी खत्म हो जाएगी। 30 वर्ष का मतलब 65 से 95 में, 91 में देश में उदारीकरण आया था और ब्यूरोक्रेसी खत्म हो गई, सिविल सर्विसेज आ गया। अरे आज तो सर्विसेज छोड़ो यार, सर्वेंट बोलते हैं। सिविल का मतलब शब्द होता, सर्वेंट का मतलब नौकर। आज हमारे डीएम, एसएसपी इतने फ्लेक्सिबल हैं, स्टील फ्रेम से प्लास्टिक फ्रेम हो गए। स्टील फ्रेम इस्पाती तो थे औपनिवेशिक सत्ता में, हमारे अफसर तो अब प्लास्टिक फ्रेम के हो गए। अब तो देखिए कितने लिबरल हैं, कितने नरम हैं, प्लास्टिक की तरह हो गए। और उन्होंने क्या किया? अपना ब्यूरोक्रेसी के साथ अपना रोल क्या बदल लिया? आपके घर घर जाते हैं अब काम के लिए, आपकी समस्या दूर करते हैं। यही रोल तो बदला है डेमोक्रेसी में। तो डेमोक्रेसी इस दुनिया का सबसे बेहतर एक संरचना है, जिसमें सरकारें ही नहीं, जनता भी बखूबी सांस लेती। इसलिए गेटिसबर्ग में 1860 में जब अब्राहम लिंकन ने कहा, ये जब लोकतंत्र की जो सरकार के बारे में बोला ना, जनता के लिए, जनता के द्वारा, जनता के लिए जनता प्रशासन करती है, बेटा मैं अपनी फिलॉसफी बता रहा हूं। 160 साल के बाद की ये फिलॉसफी जो 1 साल पहले मेरे अंदर डेवलप हुई, इतने वर्षों के अध्ययन अध्यापन के बाद मैं 1989 से शासन प्रशासन को पढ़ रहा हूं, उसमें मैंने पाया कि आज के दौर में जनता के द्वारा सरकार बनती है, जनता के लिए सरकार बनती है, ये तो सही है, लेकिन जनता पर शासन करने के बजाय जनता के साथ शासन करती है। आप टीवी पे देख लीजिए, प्राइम मिनिस्टर कितनी बार आग्रह और निवेदन करते हैं, हाथ जोड़ते हैं। औपनिवेशिक सत्ता में चले जाइए, आपको पता चल जाएगा कि सत्ता उस जमाने की सत्ता और 1860 के इब्राहिम लिंकन की परिभाषा में मैं व्यक्तिगत एक संशोधन मानता हूं कि जनता पर शासन सरकारें आज नहीं कर रही हैं, जनता के साथ शासन कर रही हैं। आज आपकी बीमारी में, परेशानी में, आपके बेरोजगारी में या किसी भी तरीके अपनी कुवत के हिसाब से सरकार आपके साथ चल रही। एक तरफ तो आपने जनता ने चुना, दूसरी तरफ अभी भी आपसे आग्रह और निवेदन किया जाता है। देश बड़ा होता है, देश की अर्थव्यवस्था बड़ी होती है, तो लोकतंत्र भी बड़ा होता है। मैं दिल्ली वगैरह कहीं बाहर विदेश में जाके ये बात बोलता हूं। जब 19 ट्रिलियन डॉलर की अर्थव्यवस्था अमेरिका है और 33 करोड़ लोग हैं, 1.5 अरब की पॉपुलेशन वाले चीन की 12 से 13 ट्रिलियन डॉलर की अर्थव्यवस्था है, और 136 करोड़ 135 करोड़ वाले भारत की, चीन की 13 ट्रिलियन, और भारत जो कि 136 करोड़, चीन के आसपास जनसंख्या में है, 2.25 ट्रिलियन डॉलर की अर्थव्यवस्था है, जिसको आप अच्छी तरह जानते हैं 24 तक 5 ट्रिलियन डॉलर की बात कही जा रही है। अगर आपके जेब में पैसे हो, कहते हैं ना कि जेब में पैसे हैं तो बाजार की हर चीज हमारी होती है, लेकिन जेब में अगर पैसे ना हो तो पेट में एक रोटी भी डालना मुश्किल होता है। शासन की जिम्मेदारी है, सरकार की जिम्मेदारी है लोकहित को सुनिश्चित करना, और लोकहित इस दौर में तभी सुनिश्चित संभव है जब
जब जनता की जरूरी चीजों को पूरा किया जा सके। आज कई देश, अफ्रीका में चले जाइए, आप पाकिस्तान में ही चले जाइए, भूख को लेकर के अफ्रीकन कंट्री में चले जाइए, स्वास्थ्य भूख के लिए कितनी समस्या, क्योंकि उनके शासकों के पास वो कुवत नहीं है। जैसे पिता के अकाउंट में पैसा हो तो हमारी समस्या हल हो सकती है, वैसे ही सरकार के पास पैसा हो तो जनता का हित सुनिश्चित कर सकते। यही कारण अमेरिका के पास 19 ट्रिलियन डॉलर है तो 33 करोड़, लेकिन अब शासन भी गलतियां करते हैं। जैसे कोरोना वायरस को लेकर जो गलती उसकी भुगतान कर रहे हैं, इटली भी कर रहा है और भी देश कर रहे हैं। और भारत ने बहुत कुछ साफ सुथरे तरीके से बचा ले गया है। और ये शासन की कुवत होती है और शासन की इच्छा शक्ति होती है कि अपनी जनता के लिए क्या क्या दांव पे लगा सकते हैं। आज की तारीख में आप देख सकते हैं कि पिछले 23-24 दिन से अभी तक 3 मई तक चलेगा लॉकडाउन में, ट्रेनें, तमाम चीजें, सब पूरी व्यवस्था ठप है। कितना बड़ा रिस्क लेके, कितना बड़ा आर्थिक जोखिम लेकर हम लोगों की सुरक्षा की जा रही, ये शासन की ड्यूटी है। यही शासन, क्योंकि शासन सरकार यहाँ एक है, यही एडमिनिस्ट्रेशन बेहतर करने के कारण क्या कहलाएगा? गुड गवर्नेंस, सुशासन। शासन, प्रशासन, सुशासन, इसको बोलते हैं गुड गवर्नेंस। अभिशासन, इसको अभिशासन भी कहिए। अभी का मतलब होता है उपसर्ग है, इसके जैसे शासन के पहले प्र लगा है। शासन, प्रशासन, प्रशासन में प्र क्या है? प्र उपसर्ग है। आप हिंदी में जानते हैं, मेंस वगैरह में लिखते होंगे, उपसर्ग जैसे सफलता का आगे लगाने से उसका अर्थ बदल जाता है, सफलता हो जाता है, वैसे शासन का आगे प्र लगाने से ये प्रशासन हो जाता है, अर्थ बदल जाता है। प्र का मतलब होता है आगे बढ़ाओ, आगे बढ़ाना। क्या आगे बढ़ाना? शासन की नीति को आगे बढ़ाना। शासन पॉलिसी दे रही है, प्रशासन उसको आगे बढ़ा रहा है, और आगे ऐसा बढ़ाओ, ऐसा बढ़ाओ, ऐसा बढ़ाओ कि जनता के जान माल, सुरक्षा, रोजगार, बिजली, पानी, सड़क, शिक्षा, चिकित्सा सब उसके हिस्से में बार बार आए। इसी को बोलते हैं गुड गवर्नेंस। गवर्नेंस, एडमिनिस्ट्रेशन जो बार बार उसको इंप्लीमेंट करे। पानी रोज आता है, बिजली रोज आती है, सड़क पर दुर्घटनाएं नहीं होनी चाहिए, सड़क पे सुरक्षा होनी चाहिए, घर में सुरक्षा होनी चाहिए, ये बाजार में सुरक्षा होनी चाहिए, सिनेमा हॉल में हर सुरक्षा किसके दायरे में? सरकार के, एग्जीक्यूटिव के दायरे में। और एग्जीक्यूटिव किसको जवाब देता है? शासन को। अगर कोई समस्या देश में खड़ी हो तो सरकार को पार्लियामेंट में जवाब देना पड़ता है। पार्लियामेंट क्वेश्चन करती है, और वो पार्लियामेंट कौन है? वही जनता है जिसको हमने भेजा है। शासन, प्रशासन और सुशासन, बार बार अक्षर। विश्व बैंक ने सुशासन को एक आर्थिक परिभाषा दी। तीसरा स्टेप क्या है? गुड गवर्नेंस, जो मैं पढ़ा रहा हूं। 24 जुलाई 1991 को इस देश में बच्चा उदारीकरण आया था। आर्थिक उदारीकरण, लाइसेंसिंग प्रणाली में ढील हुआ। आपको मैंने एक वैश्विक शासन की भी बात कही थी। आप अच्छी तरह जानते हैं कि भारत की अर्थव्यवस्था बड़ी बंद थी। वैश्वीकरण आया, ग्लोबलाइजेशन आया, लिबरलाइजेशन आया, वेस्टर्नाइजेशन आया, प्राइवेटाइजेशन आया। जब आप पैसा यहां लगाएंगे, वहां लगाएंगे, यहां जाएंगे, वहां से खरीदेंगे, वहां बेचेंगे, तो पूरी दुनिया के शासन में एक दूसरी सत्ता प्रवेश कर जाती है। इसीलिए जो बंद अर्थव्यवस्था के देश हैं उनकी बाउंड्री किले की तरह है, और जब वो किले की बाउंड्री हटाई जाती है तो अमेरिका का कुछ सामान हमारे यहाँ आता है, तो इंग्लैंड में कुछ सामान हमारे यहाँ जाता है। और इसी ग्लोबलाइजेशन का एक छोटा नमूना आप देखिए तो यूरोपीय संघ, इसी ग्लोबलाइजेशन का एक छोटा नमूना देखिए दक्षिण एशियाई देश, इसी का छोटा नमूना क्या, पूरा देख लीजिए, पूरे एस्पेक्ट में। आज दुनिया बीमारी के दौर से गुजर रही है और हर देश की ओर देख रहा है। कोई भी मददगार हो जाए, अगर इंग्लैंड में, स्पेन में, इटली में, अमेरिका में भारत की वजह से कोई कोरोना वायरस में अंकुश लग सकता है, तो वहां के प्राइम मिनिस्टर को ये कतई मात्र भी चिंता नहीं है कि मोदी जी यहाँ कैसे लेके चले जाए।
जितना विस्तार करेंगे उतना बड़ा गवर्नेंस होता चला जाएगा। और 1 जनवरी 1995 को WTO आया, उरुग्वे का 8वां वाला जो बैठक के बाद आपने देखे होंगे GATT, फिर आया क्या 1 जनवरी 1995 को आपका WTO। ये जितनी चीजें, जितना दखल की चीजें, आप संयुक्त राष्ट्र संघ में है, G20 में है, दक्षिण एशियाई देशों में है, ब्रिक्स के देशों में है, जलवायु का कहीं समझौता हो रहा है उसमें शामिल है, आसियान के देश में शामिल है। आपको पता है कि गवर्नेंस दुनिया में कहां कहां बिखरा हुआ है। इकोनॉमिक्स में बिखरा हुआ है, आपका विज्ञान में बिखरा हुआ है, आपका पॉलिटिकल में बिखरा हुआ, डेमोक्रेसी और डिप्लोमेटिक तरीके से बिखरा हुआ, कहां कहां आपका बिखरा हुआ है। पूरे जहान में आपका गवर्नेंस फैला हुआ है। और ऐसा अगर प्रभुता, ऐसी प्रभुत्व फैलता जाता है तो क्या होता है, ग्लोबल गवर्नेंस हो जाता है, ग्लोबल गवर्नेंस। अब आता है, मैं यहां पर आ रहा हूं गुड गवर्नेंस। मैं इसे थोड़ा सा पटरी पे ला दूं आपको। गवर्नेंस, एडमिनिस्ट्रेशन, गुड गवर्नेंस क्या बोलता है विश्व बैंक? विश्व बैंक ने जो आर्थिक परिभाषा गढ़ी उसी दौर में गढ़ी थी जब उदारीकरण आया था। और इस गुड गवर्नेंस को सबसे पहले इंग्लैंड ने अपनाया। उसने इसकी सामाजिक, आर्थिक और न्यायिक परिभाषा गढ़ी। और गुड गवर्नेंस क्या है? गुड गवर्नेंस इज अ लोक प्रवर्धित अवधारणा, यह एक लोक प्रवर्धित अवधारणा है। नहीं, अभी रुकिए, लोक पब्लिक एम्पावरमेंट है ये। और इस पब्लिक एम्पावरमेंट के एस्पेक्ट में आप देखें तो इस गुड गवर्नेंस से, जैसे आप आज हम लोगों के हिस्से में कई चीजें बड़ी आसानी से उपलब्ध हैं, ये गुड गवर्नेंस के कारण ही है। और गुड गवर्नेंस से जब देखा गया कि अभी भी कमियां हैं, तो एकल खिड़की, डिजिटल गवर्नेंस, ई गवर्नेंस, 1991 में उदारीकरण के साथ गुड गवर्नेंस देश में एंट्री करता है। बड़ा आसान हुआ है, आपने देखा होगा। 2005 में राइट टू इंफॉर्मेशन उसी गुड गवर्नेंस का एक पार्ट है, जो 1923 के सिक्रेसी एक्ट में संशोधन करके छुपाने की, चलो गुप्तगू की कोई ऐसी तरकीब निकाली जाए, जो बात छुपानी है वही बता दी जाए। 1923 में औपनिवेशिक सत्ता के टाइम में जो चीज छुपाई जाती थी, 2005 में उसको खोल दिया गया, ये गुड गवर्नेंस। और बार बार के लिए खोल दिया गया, ऐसा नहीं कि एक बार पूछोगे बस। और 2006 में ई गवर्नेंस मूवमेंट आया इस देश में। ई गवर्नेंस मूवमेंट, गवर्नेंस, एडमिनिस्ट्रेशन, गुड गवर्नेंस, ई गवर्नेंस। ई गवर्नेंस का ही है कि आज प्रधानमंत्री मुख्यमंत्रियों की मीटिंग कर रहे हैं, साथ में वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग, डिजिटल कॉन्फ्रेंस जो कर रहे हैं, हम आप ई गवर्नेंस से जुड़े हुए। अब तक शासन में 5 मिनट अभी मैं पढ़ाऊंगा, फिर ये खुलेगा। उसके बाद आप लोग जो है हमसे कुछ सवाल पूछेंगे। 1 घंटा बड़ा समझाने लगो तो बड़ी जल्दी बीत जाता है, मुझे भी नहीं पता चला होगा, शायद आपको भी नहीं पता चलना चाहिए। तो ये गवर्नेंस, ये 4 गवर्नेंस मैं आपको पढ़ाऊंगा। गवर्नेंस हो गया, एडमिनिस्ट्रेशन, सब में गवर्नेंस है, सुशासन में भी, और जो एग्जीक्यूटर है वहीं से आया है, और ई शासन। फिर उसके बाद लोक सेवा जो का रोल जो है वो बताएंगे। और लोक सेवक क्या है वो भी गवर्नेंस ने उसको डिफाइन किया, उसको लेके आ गया। तो ये पूरा पढ़ेंगे तब पूरी शरीर के अंदर के भाव समझ में आएंगे। अब मैं यहाँ पर 2 मिनट पहले बोल लूं, फिर आपको थोड़ा सा 1 मिनट ब्रीफ कर फिर खोलता हूं। मैं आपको बताना चाहता हूं कि जो गवर्नेंस का पूरा फिनोमेना है वो बहुत ही अंडरस्टैंडिंग, प्रैक्टिकल, अनुप्रयोग और उतरने वाला है। यानी कि पंचायत से लेकर जिलाधिकारी, सरकारें जितनी हैं, ये पढ़ना नहीं, पंचायत नहीं पढ़ना है, यहाँ राष्ट्रपति प्रधानमंत्री नहीं पढ़ना है, यहाँ जिला कलेक्टर भी नहीं पढ़ना, अनुप्रयोग पढ़ना है। जैसे मैं समझा रहा था ना, वैसे अनुप्रयोग पढ़ना है। और इस अनुप्रयोग को उतारना आना चाहिए, इस अनुप्रयोग का उतारना आना चाहिए। जैसे कहा जाए गवर्नमेंट टू गवर्नमेंट, टिप्पणी करिए। तो गवर्नमेंट टू गवर्नमेंट क्या होता है? जैसे मोदी साहब सेंट्रल गवर्नमेंट और योगी साहब स्टेट गवर्नमेंट के बीच में क्या
कि डिजिटल गवर्नेंस से क्या क्या संभव है, थोड़ा जान लीजिए, लिख दीजिएगा। क्या इम्पैक्ट पड़ता है? अरे भाई समय बचता है, आना जाना नहीं पड़ता है, काम तेजी से हो रहे हैं, एकल विंडो हो गया। हाँ, इसी मोबाइल में आप देख लीजिए क्या क्या आप कर लेते हैं। तो सरकारें भी सिंगल विंडो खेल खेल रही हैं। अब पब्लिक का टाइम, अभी किसानों के अकाउंट में पैसा जा रहा है। हाँ, अभी देखिए कितनी प्रॉब्लम है, लॉकडाउन की वजह से तो लोगों को पैसा ट्रांसफर हो रहा है, उनके घर पहुंच रहा है। नहीं, अगर दिल्ली से पैसा लेके किसी को गांव में भेजते तो ऐसे ही आदमी भूखे मर जाता तब तक। कहने का मतलब है कि डिजिटल गवर्नेंस के कारण, ई गवर्नेंस के कारण काम तेजी से बढ़े, गुड गवर्नेंस से बड़ी सुविधाएं आई, गवर्नेंस के सुधार से लोकतंत्र में मजबूती आई, जनता मजबूत हुई, विकास बेहतर हुआ, सुशासन आने से बार बार चीजें हमको मिली। गैस वैस जैसे क्या है, ये सब सुशासन के ही परिणाम होते हैं, एक खत्म नहीं होता दूसरा आ जाता है। और ई शासन से क्या हुआ, तीव्रता आ गई, और इसको तीव्र करने के लिए हमने सिविल सेवकों के रोल को भी बदला। ये सारा चीज जान लेंगे तो गुड गवर्नेंस, पूरा गवर्नेंस को समझ जाएगा। अब 1 मिनट बोल रहा हूं कि जब से सिविल सर्विसेज में है, शासन से जुड़ा कोई सवाल, शासन क्या है ऐसा नहीं आया है। हमेशा या तो सुशासन आया है, या ई गवर्नेंस आया है, या लोक सेवा से आया है, और या एडमिनिस्ट्रेशन से रिलेटेड आया है। तो लेकिन ये शासन के सब भीतर की चीजें हैं। तो इस तरीके से मिला जुला के देखेंगे तो हम 4 बिंदु पढ़ेंगे, शासन, प्रशासन, सुशासन, ई शासन और लोक सेवकों के बारे में। तो ये गवर्नेंस के चैप्टर पूरे हो जाएंगे। अब मैं आज बच्चा, ये 1 घंटा हो चुका है,